नमस्कार। आज सीएनबीसी आवाज पर हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। मेघवाल जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है। आपसे ये मेरा पहला साक्षात्कार है चैनल पर, इसलिए मैं आपसे पहले एक बुनियादी सवाल आपके बारे में। मेरा भी सौभाग्य आलोक जी। धन्यवाद। कि आप पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिशियल थे, वहां से आप राजनीति में आए हैं। ये ट्रांजिशन आपने कैसे किया, क्यों, क्या सोच के किया? देखिए, बड़ा थोड़ा आपने डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया। क्या था कि जब हम प्रशासनिक सेवा में थे, मैं जब सर्विस छोड़ी थी तो मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में था। वहां हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे तो काम करते थे, सेवा का काम तो था, लेकिन कभी कभी लगता था कि पॉलिसी बनाने वालों के जो विषय है उसमें भी कभी कभी घुसना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर होता है वो उसका कैनवास बड़ा हो जाता है, और पॉलिसी बनने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो थोड़ा छोटा कैनवास रहता है। तो बड़े कैनवास की ओर काम, दोनों सेवा के ही है, तो बड़े कैनवास की ओर जनता ने मौका दिया, बीकानेर की जनता ने। तो मैं आपके समक्ष हूं आज। एक बहुत दिलचस्प बात आपने की, हालांकि आपने कहा कि यह विकट सवाल है, लेकिन दिलचस्प बात की कि जब आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते थे तो तब आपको कभी कभी महसूस होता था कि शायद इस पॉलिसी को बनाने में हम शामिल होते तो कुछ चीजें शायद इससे बेहतर हो सकती थी। यस, ये कीड़ा था जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूं। अब और ये बहुत ही एक तरह से आपके लिए प्लस पॉइंट है, गुण है कि अब आप जब पॉलिसी मेकिंग में आए हैं तो आपको जमीन का अनुभव है। आप उन नेताओं में से गिने जाते हैं। अभी जब डिमोनेटाइजेशन का फैसला आया, उसके 2-3 दिन बाद मैंने एक ट्वीट किया था कि सरकार के सभी मंत्रियों और सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को लाइन में लगकर देखना चाहिए कि जनता पर क्या बीत रही है। और मैंने पाया कि आप बीकानेर में उससे पहले बैंक के बाहर लाइन में लगकर देख आए थे कि लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है, उन्हें क्या महसूस हो रहा है। कहा गया कि आपसे बैंक मैनेजर्स ने कहा कि आप आगे आ जाइए, लेकिन आपने कहा नहीं, आम आदमी की तरह जाऊंगा। आपको क्या पूरी जानकारी है क्या लोग? ये खबरें छपी हुई हैं। निश्चित रूप से मैं लाइन में ही खड़ा था, और फिर मैंने एटीएम से पैसे भी निकाले। उसके बाद मैं कंसर्निंग ब्रांच मैनेजर के पास बैठा भी, केस की पोजीशन पूछी, और वो चेस्ट ब्रांच थी। तो हमारे ग्रामीण बैंकों में उस समय तक कैश नहीं पहुंचा था, तो मेरा बैंक में जाना, एटीएम में खड़ा होना, वहां की स्थिति की समीक्षा करने से अगले दिन बीकानेर जिले के सभी ग्रामीण बैंकों में एक सफिशिएंट कैश पहुंच गया था। ये इसका भी एक फायदा होता है, क्योंकि आप जमीन पे जाके जब देखते हैं, जमीन पे जाके देखते हैं तो नेचुरली कहीं न कहीं हम फायदा और करना चाहिए, और हर सांसद और मंत्री को जमीन के जाके देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब सवाल है जो इस समय का सबसे बड़ा सवाल है, भारत में लगभग हर आदमी जानना चाहता है कि नोटबंदी का अब 1 महीना हो गया है। और यहां मैं आपको एक बात पहले साफ कर दूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से और हम चैनल के तौर पर हम इस फैसले के समर्थक हैं। हम मानते हैं कि नोटबंदी करना हो या कोई दूसरा रास्ता अपनाना हो, काले धन पर अटैक करने का जो भी काम सरकार करेगी हमें उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न यह है कि वो क्या चीज थी जो आप हासिल करना चाहते थे, क्योंकि ये बात साफ नहीं हुई है। अलग अलग तरह से बातें आ रही हैं कि कैसे ये पैमाना क्या होगा जिस पर तय होगा कि 1 महीने बाद आज ये फैसला सफलता की ओर बढ़ रहा है, या कोई अभी कसर दिख रही है साफ साफ कि कुछ कमी रह गई। देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं हूं तो शायद रूसो ने एक जनरल विल करके कंसेप्ट दिया था, और उन्होंने कहा था कि शासन करने वाले लोगों को ये देखना चाहिए कि जनता की सामान्य इच्छा क्या है, जनरल विल। मुझे लगता है मोदी जी ने इस देश के लोगों की नब्ज को पकड़ा और एक जनरल विल देखी कि इस देश की जनमानस की, जनता की जनरल विल क्या है। तो वो जनरल विल निकली कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, आतंकवाद पे जो फंडिंग हो रही है वो दूर होना चाहिए, भ्रष्टाचार की टेंडेंसी पे चोट पड़नी चाहिए, फेक करेंसी दूर होनी चाहिए, काला बाजारी दूर होनी चाहिए, हथियारों की तस्करी दूर होनी चाहिए। तो उसका एक उपाय मुझे लगता है समझ में आया
कि अगर हम डीमोनेटाइजेशन करते हैं 500 और 1000 का, जो 86% करेंसी थी, एक बड़ा और बोल्ड डिसीजन था, लेकिन वो सामान्य इच्छा के अनुरूप लिया गया निर्णय था। इसलिए उस समय रूसो ने कहा था कि सामान्य इच्छा के अनुरूप जो निर्णय लेगा वो शासक सफल होगा। और हम देख रहे हैं आज 1 महीना हो गया, 8 तारीख को बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने कोई आंदोलन नहीं किया, ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने लाइन पे खड़े लोगों के पास जाकर के उनको उकसाया नहीं हो, ऐसा नहीं है कि धरना आक्रोश दिवस बंद करने का प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन सामान्य इच्छा जनमानस की यह है कि ये फैसला अच्छा है। जी, ये आप सही कह रहे हैं कि जनता आमतौर पर पहले दिन से इसका स्वागत हुआ और लोग ये मान रहे हैं कि अगर इससे काले धन को चोट पहुंचती है, इससे उन लोगों को नुकसान होता है जो हमारी कीमत पर अपनी संपत्ति बना रहे हैं, तो हमें इस सरकार के इस कदम का तकलीफ सहकर भी साथ देना चाहिए। जनता में गुस्सा नहीं है सरकार के कदम के प्रति, लेकिन तकलीफ बहुत बढ़ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा, स्थिति सामान्य होने में कितना समय लगेगा, इसका कोई अंदाजा आप देंगे? देखिए, गोवा में जब प्रधानमंत्री जी जापान आने के बाद पहली मीटिंग थी, तब इस देश की जनता से उन्होंने 50 दिन मांगे थे। 30 दिन हो गए और आप देख रहे होंगे कि लगातार हम स्थिति की समीक्षा करके जो जनता की तकलीफें हैं उनको दूर करने की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रेविटी लगातार कम हो रही है। 8 नवंबर को क्या ग्रेविटी थी, आज हम 8 दिसंबर को बैठे हैं। बहुत चेंजेस है। अर्बन एरिया में इस देश का युवा कैशलेस सोसाइटी की ओर बढ़ चला है। बहुत से ऐसे हमारे पास उदाहरण है, बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जिससे हमें लगता है कि ये देश अब कैशलेस सोसाइटी की ओर भी बढ़ पड़ा है। इसका मतलब काला बाजारी उनको पसंद नहीं है। ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, और जब ये निर्णय लिया तो उनको लगा हमारी बात किसी ने सुनी, इसलिए ये पब्लिक मोमेंट बन गया। लेकिन एक सवाल है कि ये समस्या इतनी विकट क्यों हुई? क्या अंदाजा नहीं लगाया गया था, या क्योंकि बहुत सीक्रेट रखना था फैसला, इसलिए उतनी तैयारी करना संभव नहीं था जितनी तैयारी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी थी? देखिए, 2 चीजें पूछी जाती है आमतौर हमें मीडिया के माध्यम से भी, अखबार में हम एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं, तो 2 चीजें लोग कहते हैं कि एक तो बिना तैयारी के फैसला लिया और दूसरा सडन ले लिया। ये ज्यादा में कई अंग्रेजी के एडिटोरियल भी, हिंदी के एडिटोरियल भी, पत्रिकाओं में भी आया। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये सडन फैसला नहीं था। सडन तो नहीं हो सकता, सडन नहीं था। इसका कारण क्या था? मोदी जी पहली बार सेंट्रल हॉल में प्रवेश करते हैं और एक बड़ा कोट कहते हैं वो, कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित होगी। यानी ये शब्द आप ध्यान रखिए, समर्पित होगी। और उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पहला, उसमें वो राष्ट्रपति के मुख से कहलाती है सरकार कि हम गरीबी के खिलाफ खाली प्रहार ही नहीं करेंगे, फौरी तौर पे काम नहीं करेंगे। जब तक गरीबी समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक हम सांस नहीं लेंगे। तो ये इसका मतलब कमिटमेंट था। एसआईटी का गठन, विदेशों में जो काला धन जमा है उसके ऊपर कार्रवाई, बेनामी प्रॉपर्टी लोगों की कार्रवाई, आईडीएस स्कीम, मन की बात में बोलना, किसी टीवी चैनल पे कहना, तो ये सब क्या था? ये तैयारी थी, सडन तो नहीं था। अब जो आपने दूसरा सवाल किया कि इसके फंक्शनल पार्ट पे कि कुछ न कुछ कमी रह गई, तो हम ये क्या कहना चाहते हैं, बड़ा फैसला था। कहीं एक जगह पढ़ रहा था, हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे, एकदम जोर से बोल रहे थे, पहले एटीएम कैलिब्रेट तो करा लेते। अगर एटीएम कैलिब्रेट करा लेते तो पता चल जाता एटीएम क्यों कैलिब्रेट, तो वो तो हो नहीं सकता था। हमारे एक विपक्ष के बड़े मान्य साथी कह रहे थे हमें सलाह ले लेते, सलाह लेते तो पहले पता चल जाता। तो ये देखिए, फैसला तो गुप्त लेना ही था और ये बड़ा फैसला था। इस एक फैसले से कई बीमारियां दूर हो रही थी इस देश की, इसलिए ये बोल्ड फैसला लिया गया। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो 500 रुपए के नोट के साथ बाजार में सर्कुलेशन में आए हैं, इससे क्या होगा कि पहले हमने 100 रुपए का नोट और 2000 के ज्यादा चेंज में भी, 4000 चेंज करा रहा था उसमें भी दिए, एटीएम में भी 2000 ज्यादा डाले, क्योंकि वो एक ही सेल कैलिब्रेट हुआ। अब जैसे 500 आएंगे ना, तो जो 100 रुपए लोगों ने क्या है थोड़ा रख लिया, भाई पता नहीं क्या स्थिति आएगी, तो वो भी बाहर निकलेगा और 2000 के नोट का चलन हो जाएगा।
जैसे ये दोनों चलन हो जाएंगे तो अपना आप स्थिति सामान्य हो जाएगी। ये 500 का नोट जैसे 500 का नोट बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं और एक दुर्लभ सी चीज दिख रही है, बहुत कम लोगों के हाथ में कई दिनों से आ गया है और बड़ी संख्या में अब छप रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बैंकों में इस समय सामान्य जो स्थिति बता रहा हूं मैं, पिछले 5-7 दिनों में खुद गया हूं 3-4 बार, कुछ दूसरे लोग गए हैं, वहां ज्यादातर 20 के नोटों की गड्डी मिल रही है, जिसको लेकर आना लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास जितनी गड्डियां हैं, कुछ ने 10 के सिक्के और 5 के सिक्के बांटे, क्योंकि बड़ा नोट लेने के बजाय आदमी सोचता है चलो इसकी थैली ले लो, क्योंकि ये चलेगी तो कहीं नहीं। आपका बिल्कुल सही आंकलन है। 100 रुपए का नोट जो चेंज करा के ले गया ना, उसने घर पे रख लिया। हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं उसको घर पे नहीं रखो, 100 रुपए का नया नोट भी आ रहा है, कोई कमी नहीं रहेगी 100 रुपए के नोट की। और 2000 का नोट जब वो लेके बाजार में गया ना, हम खुद मान रहे हैं ना इसको, हमने विपक्ष को यही तो कहा लोकसभा में, आप चर्चा करके सुझाव दीजिए, हम खुद भी मान रहे हैं। जो उसने कहा 2000 का हम आपका छुट्टा कहां से करें। तो ये जो थोड़ी तकलीफ आई ना, इसलिए सरकार जो है बड़े पैमाने पे कहा कैशलेस सोसाइटी को बढ़ो, युवा बढ़ गया और अब तो स्थिति बहुत कंट्रोल में। देखिए अर्बन एरिया में तो स्थिति बहुत नियंत्रण में आ गई है। जो रूरल एरिया है वह हमारे पास 4-5 तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है। एक तो आरआरबीज है, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, एक हमारे पास पोस्ट ऑफिस है और एक हमारे पास बीसी जिसको बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और इसके बाद जो नेशनलाइज बैंक हैं और प्राइवेट बैंक के एटीएम हैं वो धीरे धीरे अभी कैलिब्रेट हो रहा है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 4-5 तरह का हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल एरिया में भी स्थिति धीरे धीरे अब सामान्य हो रही है। बड़े शहरों में भी कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके एटीएम मैंने उस तारीख से आज तक काम करते नहीं देखे हैं, कुछ प्राइवेट बैंक। तो क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जिस पे काम हुआ है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मुझे ज्यादातर जगह चलता हुआ दिखता है। आलोक जी क्या है कि नेशनलाइज बैंक का जो सिस्टम है वो इतना कंप्यूटराइज और हमारे आरबीआई के साथ लिंक्ड है कि हम ट्रैक कर सकते हैं कि पैसा कहां गया। हमने इस सीरीज नंबर के हमने नोट डाले, इसको इतने दिए, तो ये आगे कहां आरआरबी भी गया, कोऑपरेटिव बैंक में गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में गया। ये और प्राइवेट बैंक के कई जगह कंप्यूटराइज हैं, कई जगह कंप्यूटराइज नहीं है। सिस्टम ट्रैक करने में दिक्कत आ रही थी और कुछ वो कैलिब्रेट भी नहीं हो रहे थे। तो ये समस्या है, लेकिन अब ये 5-7 दिनों में इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। आरबीआई ने कहा अभी क्रेडिट पॉलिसी के दिन कि 11.5 लाख करोड़ रुपए वापस आ चुके हैं सिस्टम में। देखिए ये आंकड़ा मुझे लगता प्रोविजनल है, हम आंकड़ों पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी इसका रिकंसाइल होगा। पोस्ट ऑफिस में कितने जमे हुए, किस तरह के जमे हुए, क्या सेम ही नोट थे, क्या ये कई जगह फेक करेंसी की भी सूचना जमा हुई होगी। हाँ, तो इसलिए अभी जो है ना आपको थोड़ा ये प्रोविजनल आंकड़े हैं, इसको रिकंसाइल होने तो उसके बाद हम आंकड़ों के बारे में मतलब अब हम आंकड़ों की पूरी तस्वीर के लिए 30 दिसंबर तक हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और क्योंकि नई टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट के बाद नई स्कीम आई है तो उस स्कीम के तहत कितने लोग जमा करा रहे हैं वो डिक्लेरेशन अलग से आएगा, तो उसका वेरिफिकेशन भी होगा। 2 कैटेगरी हैं जो बहुत परेशान हैं। एक महिलाएं हैं जो शायद कंपैरेटिवली कम परेशान हैं, जिन्होंने अपनी बचत रखी थी। किसी के पास वित्त मंत्री ने भी कहा कि 2.5 लाख रुपए तक की बचत है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मां बहनों को चिंता की कोई जरूरत नहीं है, अगर घर में रखा था तो निकाल के डाल दें। लेकिन वो थोड़ी परेशान होती हैं क्योंकि कई बार उन महिलाओं ने अपने पति से छिपा के पैसा बचा रखा है। अब उन्हें खाता खुलवाना पड़ेगा जिसमें उन्हें अपने पति की या परिवार के किसी और सदस्य की मदद लेनी पड़ती है। इससे ज्यादा परेशान लोग हैं बुजुर्ग, जिनके पास कुछ पैसा है। बंबई जैसे शहर में मैं कुछ लोगों को जानता हूं, एक मेरे मित्र हैं, उनकी माताजी के पास 8 लाख रुपया है और उन्होंने बेटे से कह दिया कि भाई रहने दो, अब मैं 80 साल की उम्र में बैंक जाकर लाइन नहीं लगाऊंगी, कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, जब तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था तब से मैं घर में हमेशा पैसा रखती हूं, लेकिन अब मैं इसका हिसाब कैसे दूंगी। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए आलोक जी, 2 चीजें प्रधानमंत्री जी ने भी कही, वित्त मंत्री जी ने भी कही, मीडिया में भी आई कि जिसके पास नो योर कस्टमर अकाउंट है KYC, वो 2.5 लाख रुपए तक जमा करा दे अपनी बचत का, ठीक है, कुछ पूछा नहीं जाएगा। और जिनके पास खाली सेविंग बैंक अकाउंट है, वो इसमें कनेक्ट नहीं है, मान लो KYC नहीं है, वो 50,000 रुपए तक जमा कराएं। ये व्यवस्थाएं की थी।
अब जो आपने सवाल उठाया वो सवाल भी वाजिब है, क्योंकि कुछ लोग शादी के लिए रखते हैं, कुछ लोग बीमारी के लिए रखते हैं पैसे। 5-7 लाख भी हो सकते हैं, 10-12 लाख भी हो सकते हैं, 15 लाख भी हो सकते हैं। उसमें अगर वो जमा करा दें, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उनको, वो जमा करा दें और उनके पास ये सोर्स हो बताने के लिए कि हमारी ये बचत का पैसा था या हमारा वहां से पैसा आया या परिवार ने गिफ्ट दी, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। ईमानदार आदमियों को वाकई डरने की जरूरत नहीं है। फिर हम वित्त मंत्रालय में हम बैठे हैं, हमें कोई बात बता दें, हम ट्विटर पे आ जाएं, हम हेल्प कर देंगे, उनको जमा कराने में भी हेल्प कर देंगे, उनका अकाउंट भी रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। ऐसे आदमियों को इसमें समस्या ये है मंत्री जी कि ये आदमी की पहचान कैसे होगी कि ये जो बात बताई जा रही है सही बता रहा है? पता चल जाता है जी, पता चल जाता है। हम ट्रैक जो रख रहे हैं ना, पता चल। अब जब जन धन में पैसा जमा कराया कि बीच में कभी जमा नहीं हुआ, अब सीधा मान लो कोई 8-10 लाख जमा हो गए, तब तो ध्यान में आएगा ही आएगा। और फिर जब हम उसके ट्रैक करेंगे परिवार को, तो पता चल जाएगा भी कैसा परिवार है। ईमानदार आदमियों को कोई परेशानी हम नहीं आने देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। एनआरआई कैटेगरी है, जो लोग विदेश से यहाँ आते हैं साल में एक बार, 2 साल में एक बार, और जाते समय कुछ पैसा हाथ में रख के ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास 2-4 लाख रुपया पड़ा है, वो शायद अगर वो यहां से समझिए यूरोप तक रहते हैं तो शायद इसके लिए ही एक टिकट कटा के आ जाएं और अपना जमा करा जाएं। लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जिनके पास 10,000, 15,000, 20,000 ऐसी करेंसी पड़ी है। जब वो वहां भारतीय बैंक की ब्रांच में भी जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि भाई आपका पैसा तो यहां लिया नहीं जाएगा। उस कम्युनिटी के लिए क्या आप कुछ रास्ता दिखा सकते हैं कि वो वहां अपने मिशन में चले जाएं? नहीं, आज हमने जो प्रेस की थी ना, उसमें कुछ विषय प्रेस में भी आया था, उसमें सॉलिड देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बैंक कोई हम डेजिग्नेट कर देंगे, वहां वो जमा करा सकते हैं। अगर उनकी देखिए सोर्स से, जिसका सोर्स पता है पैसा कहां से है, उनको डरने की जरूरत नहीं चाहिए। वो एनआरआई है, बाहर बैठा है, नहीं वो तो पासपोर्ट के साथ एंट्री करके जमा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या था इसमें, कुछ लोग गए यहां से, वहां चेंज कराए, डॉलर लेके आ गए, तो इसलिए एक बार रोकना पड़ा ना, क्योंकि कुछ ऐसे भी तो लोग थे जो 8-9 नवंबर को गए और वहां से एक दिन में दुरुपयोग जो शुरू हुआ। हाँ, तो इस वजह से ये रोकना पड़ा। बाकी उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई न कोई हम योजना लेकर आएंगे। वित्त मंत्री ने ऐलान किया, कई सुविधाएं दी हैं डिजिटल कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, छूट मिलेगी कई चीजों में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो ये, इसमें कोई शक नहीं है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन बहुत इसमें चैलेंज है। चैलेंज 2 लेवल पर है। एक है फाइनेंशियल लिटरेसी का, कि लोगों को ये जागरूकता हो कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि वो सुविधा वहां उपलब्ध हो जहां उसको इस्तेमाल करनी है। और खास तौर पे आप क्योंकि बहुत अंदर तक, गांव तक जमीन देखते हैं, तो आपको अंदाजा भी होगा कि कैसी परेशानी है और उसको कैसे टैकल किया जाए। तो दोनों लेवल पर फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस फैलाने में और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सरकार क्या और कैसे कर रही है? देखिए, जब मोबाइल आया था तो बहुत से लोगों को चलाना नहीं आता था, खाली वो अटेंड करते थे और फोन करना भी नहीं आता था। मैं तो एकदम ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, तो वो कहता है मुझे तो खाली फोन अटेंड करना आता, कहां करूं ये पता नहीं। फिर एसएमएस देखने की प्रॉब्लम आई, वो एसएमएस देखना नहीं जानते थे। लेकिन आज गांव का आदमी फोन भी करता है, अटेंड भी करता है, नंबर भी रखता है, एसएमएस भी करता है। इसका मतलब वो इनको यूज टू हो गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, 103 करोड़ लोगों के पास फोन है, मोबाइल फोन, उसमें से 45 करोड़ के आसपास स्मार्टफोन है। तो अगर उसमें वो चले जाएंगे, उनका नहीं तो यंग जनरेशन का कोई लड़का है वो सिखा देगा, लेकिन लिटरेसी की आवश्यकता है। हम कैंप लगाएंगे जगह जगह, जो बड़े शहर हैं, एसबीआई वडी के माध्यम से, नेशनल पेमेंट कमीशन के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से हम कैंप लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और कहेंगे कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन सरल है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इसका फायदा भी है, ये सब हम बताएंगे। और जहां तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, ये बात सही है कि पॉइंट ऑफ सेल जितने होने चाहिए वो इस देश में इतने नहीं है। तो उसको बढ़ाने के लिए आज भी वित्त मंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की है। आने वाले समय में भी ग्रामीण क्षेत्र में
पॉस भी बढ़ाएंगे, मोबाइल में भी स्मार्टफोन लोग ज्यादा लेंगे, यंगर जनरेशन के लोग हैं वो एल्डर को सिखाएंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। जैसे मेरे कार्यालय में काम करने वाले लोगों को कईयों को आता है, कईयों को नहीं आता है, तो मैंने उनको कहा भी सीखो, तो आधे घंटे में सब सीख गए। तो ऐसे सीखा जा सकता है, लेकिन फिर भी सरकारी स्तर पर भी इसकी सिखाने की व्यवस्था की जाएगी। जी, एक और सवाल इसके साथ चलता है कि जैसे ही हम ऑनलाइन जाते हैं तो सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी भारत में बहुत से लोग, बड़े शहरों में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ठगी के शिकार होते हैं। कोई फोन करता है, आपका क्रेडिट कार्ड हमारे बैंक से, आपका डेबिट कार्ड चेंज हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूं, और 15 मिनट बाद उनके अकाउंट से पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी जानकारी खुद ही दे देते हैं। अभी कुछ छोटी लिमिट के ट्रांजैक्शन पे सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन खत्म किया गया है कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए। तो उस सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए? अभी जैसे एक उदाहरण के लिए बताऊं कि शिकायत दर्ज करना बहुत मुश्किल है। मेरे पास फोन आता है, मुझे शक क्या यकीन है कि ये आदमी ठग है। इसकी शिकायत करने की व्यवस्था ऑनलाइन, कि मैं कहीं फोन करके शिकायत करा सकूं, कहीं उस नंबर को फॉरवर्ड करके एसएमएस कर दूं कि इस नंबर से फोन आ रहा है जो मुझे ठगने का प्रयास कर रहा है, इसके लिए कुछ क्या वित्त मंत्रालय व्यवस्था कर सकता है? देखिए, जो आपने जिस विषय को छेड़ा ना, वो शायद साइबर ऑफेंस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। आजकल साइट हैक हो जाती है, मेल में भी कुछ समाचार आ जाते हैं, किसी का एड्रेस आईडी प्रूफ चेंज, मतलब कहीं हैक करके आप बैंक में जमा करा दो, खाता खुलवा दो, फिर आप, क्योंकि ऐसे इनकम टैक्स में भी कुछ विषय आए हैं जिन पे हम जांच एजेंसियों से करा रहे हैं। ये विषय बिल्कुल ठीक है, और ये विषय चूंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ेंगे तो साइबर ऑफेंस भी नहीं बढ़े, इसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए, और हम उसके लिए लगातार 2-3 बैठकें कर चुके हैं, और जल्दी कोई न कोई आपको एक पैकेज इसके लिए आपके सामने आएगा। आपकी सिक्योरिटी भी ध्यान में रखी जाएगी। एक्ट में अगर संशोधन करना पड़ा तो एक्ट में भी संशोधन करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि देश बहुत उम्मीद से देख रहा है कि काले धन पर एक बड़ी निर्णायक चोट होगी, और उसके लिए जरूरी है कि कुछ बड़ी मछलियां, बल्कि सही कहूं तो कुछ मगरमच्छों को पकड़ा जाए, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर बात चल रही है कि बिस्तर के नीचे जिनके नोट थे पुराने, वो बदल गए हैं और बिस्तर के नीचे नए नोट पहुंच गए हैं। इसी वजह से बाजार में जो हम लोग कह रहे हैं कि हिचक है लोगों को खर्च करने में, उस हिचक से ज्यादा वो पैसा उन लोगों के हाथ में नहीं है जिनको खर्च करना है, वो पैसा ज्यादा उन लोगों के हाथ में पहुंच गया है जिनको वो खर्च करना, न पहले खर्च करना था, न आज खर्च करना है। इस तरह की कुछ बातें आपके संज्ञान में आई हैं जिन पर कुछ एक्शन? कुछ परसेंटेज तो हो सकता है, लेकिन जैसा आलोक जी आप कह रहे हो, सारा ही पैसा, क्योंकि सारा नहीं, काफी, जैसे 86% करेंसी जो है 500,000 की थी, तो हमारा उस समय अनुमान था, वो एक अनुमान था, एस्टिमेट ही था, 40 से 50% करेंसी 500 और 1000 की चलन में नहीं है। एक आरबीआई ने अपनी स्टडी करके अनुमान लगाया था। चलन में नहीं है, इसका मतलब या तो बिस्तर के नीचे है, या बोरों में बंद है, या बक्से में बंद है। उसने सोचा जब कभी कोई बड़ी शादी करनी होगी तो करूंगा, या कोई चुनाव आएगा तो करूंगा, या कुछ होगा तो करूंगा, ये चलन में नहीं थी। तो अब जो 40 और 50 के बीच में जो एक अनुमान हमारा था, वो सारा ही बदल गया, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हम उसको ट्रैक करेंगे। अब निश्चित रूप से ट्रैक करेंगे। वो अगर ऐसा किया है तो कानून के हाथ लंबे होते हैं जी, वो बच के नहीं जाएंगे कहीं। मेघवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकाला, और मैं आपको पूरी शुभकामनाएं अपनी टीम की तरफ से देता हूं कि हम आपकी ये जो कोशिश है देश को डिजिटल कैशलेस बनाने की, ये कामयाब हो, और हम देखें कि भारत इस दिशा में दुनिया में सबसे आगे खड़ा होकर दिखाए, जैसे उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में करके दिखाया। वेरी गुड, आपने बहुत ही स्तरीय डिस्कशन किया है, इसके लिए आलोक जी आपको भी बधाई, और आपके चैनल को भी बधाई। धन्यवाद, थैंक यू।